Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do section 23 of Specific Relief Act 1877 which is about who may obtain specific performance. यानी इस सेक्शन में वो पर्सन्स बताए गए हैं, 8 डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। एज ए प्लेंटिफ वो सूट फाइल कर सकते हैं। The section states, except as otherwise provided by this chapter, the specific performance of a contract may be obtained by। यानी अगर इस लाइन का मतलब है कि इस चैप्टर में कहीं कुछ और कहा गया तो वो तो अप्लाई होगा, बट इस सेक्शन में के मुताबिक ये जो फर्दर नीचे बताई जा रही हैं 8 कैटेगरीज, इनमें जो पर्सन फॉल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। नंबर 1, एनी पार्टी देयर टू मीन्स एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ हैं, 6 पार्टियाँ हैं, जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती हैं, वो एक सूट फाइल कर सकती हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। बी, द सेकेंड वन, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। पहले में तो कहा कि जी पार्टीज़ करवा सकती हैं, सेकंड में आके ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ दोज पार्टीज़ वो भी करवा सकते हैं। देखिए जो ये रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है। एक टर्म होती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो लीगल एयर्स आ जाते हैं उसमें जो वारसान होते हैं। ये ब्रॉडर टर्म है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी इसमें एग्जीक्यूटर्स भी आएंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी आएंगे, इसमें असाइनीज़ भी आएंगे। सो ये सारे जब इन सब के पास भी ये राइट होगा कि वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑब्वियसली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सो ये क्लॉज बी में ये कह दिया गया है कि किसी भी पार्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, उनके एजेंट्स, उनके लीगल एयर्स और उनके प्रिंसिपल्स, ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ये जनरल रूल अभी तक बताया गया, बट आगे फर्दर इसमें एक प्रोवाइज़ो ऐड की गई है बी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ट्रिकी भी है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और any personal quality of such party is material ingredient in the contract, पहली बात, और where the contract provides that his interest shall not be assigned, दूसरी बात, his representative in interest or his principal shall not be entitled to the specific performance of the contract। अब यहाँ पे कह दिया, जनरल रूल बता दिया गया था कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीज़ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, बट प्रोवाइज़ो में ये बता दिया गया कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टी के उसकी पर्सनल स्किल पे, उसकी पर्सनल क्वालिटी पे, उसकी लर्निंग पे डिपेंड कर रहा हो, वो मटेरियल इंग्रेडिएंट हो, तो इस सूरत में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। फॉर इंस्टेंस ए ने बी को कहा कि आप मेरी पेंटिंग बनाओ, अब ये उसकी एक स्किल है, या ए ने बी को कहा कि आप मेरे फंक्शन में आके गाना गाओगे, वो एक सिंगर है, या कोई अपनी बुक लिखने के लिए कहा, वो एक राइटर है। तो ये बी की पर्सनल क्वालिफ़िकेशंस है, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उसकी स्किल्स हैं। अब यहाँ पे जो अगर फॉर इंस्टेंस उसने कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे भी अपने दे दिए उस पेंटर को, उस राइटर को, या उस सिंगर को, या उस एक्टर को, वो अगर फौत हो गए पैसे लेने के बाद, तो क्या उनके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, उनको क्या ये उनके अगेंस्ट ये सूट फाइल किया जा सकता है कि आप उसकी जगह पे मेरी पेंटिंग बनाओ? अगर वो पेंटर है ही नहीं, उसकी जो औलाद है उसमें से कोई पेंटर नहीं है, कोई उनमें से डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो आप एक सूट क्या उस पर फाइल कर सकते हैं कि नहीं आपके वाले साहब के साथ मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप ये इन्फोर्स आप पे करवाऊंगा मैं, आप मेरी पेंटिंग बनाओगे? नहीं। सो प्रोवाइज़ो में ये बता दिया गया कि जब लर्निंग स्किल पे आ जाएगी बात, पर्सनल क्वालिटी जो कि मटेरियल इंग्रेडिएंट, अब इस एग्जांपल में मटेरियल इंग्रेडिएंट क्या था, उसकी पिक्चर बनाना, वो डिपेंड कर रहा था उसकी
पर्सनल स्किल पे। सो इस किस्म की सिचुएशन में जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। सेकंड बात जो इस प्रोवाइज़ो में की गई है, और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी बात ये लिख दी गई है, मेंशन कर दिया गया स्पेसिफिकली कि ये इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे बंदे को नहीं दिया जाएगा, तो उस सूरत में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी और डिवॉल्व हो के कोई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो उसके प्रिंसिपल्स होंगे उन पे नहीं जाएगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी क्लेम नहीं कर सकते। सो दो बातें, पर्सनल स्किल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी, इन पे बात आएगी, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा कि ये आगे इंटरेस्ट किसी को साइन नहीं किया जाएगा, तो इन दो सूरतों में उस जो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल हैं पार्टीज़ के, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। आगे फिर प्रोवाइज़ो की भी आगे एक प्रोवाइज़ो उन्होंने दे दिया, अनलेस वेयर हिज पार्ट देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बिन परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे आ गई बात, अगर तो जो पार्ट ऑलरेडी उसने परफॉर्म कर दिया गया हो दोनों, अब फॉर इंस्टेंस अगर उसने पेंटिंग बनाने के बाद वो फौत हो गया, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं वो जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो उसके अगेंस्ट करवा सकते हैं कि जी इतनी पेमेंट दो। सो इस सूरत में अगर पार्ट ऑफ द परफॉर्म कर लिया गया हो तो इस सूरत में करवा सकते हैं, अदरवाइज़ रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं करवा सकते जब पर्सनल स्किल पे बात आएगी, पर्सनल क्वालिटी पे आएगी। नाउ द C1, द थर्ड कैटेगरी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, यानी अगर शादी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, फॉर इंस्टेंस मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर हस्बैंड एंड वाइफ या उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मुझे इतना मेंटेनेंस दिया करोगे, इतने पैसे दिया करोगे, तो नंबर 1 वो, और ए कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियल एंटाइटल्ड देयर अंडर। दूसरी बात उन्होंने ये की कही है कि अगर एक फैमिली मेंबर है, फैमिली में फॉर इंस्टेंस 3 भाई हैं, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उसमें अगर राइट्स डिस्प्यूटेड है तो जो भी बेनिफिशियल जिसका भी वहाँ पे कोई इंटरेस्ट होगा, बेनिफिट उसको मिलना होगा, सो वो इन दोनों सिचुएशंस में, मैरिज की सेटलमेंट में भी और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान अगर राइट्स उनके वो डाउटफुल हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नाउ द फोर्थ वन इज़ वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, हमें इनको समझना है। फॉर इंस्टेंस ए का एक घर है, उसने वो अपना घर बी को दे दिया और साथ उसको ये कहा, बी बड़ा एक पुअर बंदा था, उसको दे के उसने कहा कि आप जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आप इस घर से बेनिफिट ले सकते हो, यानी इसका जो रेंट वगैरह आ रहा है वो आप इंजॉय कर सकते हो फॉर योर लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है। तो ये जो बी है वो टेनेंट फॉर लाइफ है। इसमें आगे फर्दर उसने ये भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया कि आपकी डेथ के बाद, बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, वो कोई भी हो सकता है, रिलेशन मैटर नहीं करता, वो कोई उसका बेटा हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसका कोई सर्वेंट हो सकता है, वट जो भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप टेनेंट फॉर लाइफ हो और आपकी डेथ के बाद सी को चला जाएगा। अब यहाँ पे सी जो है वो रिमाइंडर मैन है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बी जो कि टेनेंट फॉर लाइफ था उसने अपनी लाइफ में किया, फॉर इंस्टेंस उसने जो उसको घर दिया गया था उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी एफ़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बी की जो टेनेंट फॉर लाइफ था वो डेथ होगी उसकी, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किसके पास चलेगी, रिमाइंडर मैन सी के पास। तो यहाँ पे सी उस एफ़ के अगेंस्ट अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है, तो ये होता है रिमाइंडर मैन। नेक्स्ट वन, नंबर 5th इज़ अ रिवर्जनर इन पोजेशन,
where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant। देखें यहाँ पे एक टर्म आ गई है रिवर्जनर इन पोजेशन। पहले तो रिवर्जनर कौन होता है? देखिए हम पिछली एग्जांपल को अगर लेके देख चलें तो ए ने बी को अपना घर दिया फॉर लाइफ कि आप इसको एंजॉय करो। अगर तो बी की डेथ हो जाती है और इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी फर्दर आगे किसी को ट्रांसफ़र होगी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई रिमाइंडर मैन नहीं था, तो वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी, वापस चली जाएगी ए के पास अगर वो ज़िंदा है, वो रिविजनर है। रिवर्जनर इन पोजेशन क्या होता है? अगर देखें जो बी था उसकी अगर डेथ हो जाती है तो अगर ए की आगे औलाद है और ए की भी डेथ हो गई है तो जैसे ही उसकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी, या तो वो ए में करेगी या ए के बच्चों में करेगी। अगर ए की डेथ हो गई है तो यहाँ पे ए या उसके बच्चे रिवर्जनर इन पोजेशन उस वक्त होंगे जब बी की डेथ हो गई और प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक की और उनके पास वापस उन्होंने पोजेशन उसका ले लिया है। एज सुन एज उसकी डेथ हुई वो रिवर्जनर जो होते हैं वो रिवर्जनर इन इंटरेस्ट बन जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर ए अलाइव है जिसने प्रॉपर्टी दी थी तो वो रिवर्जनर इन पोजेशन हो जाएगा स्ट्रेट अवे जैसे ही बी की डेथ होगी। सेम वे अगर ए की डेथ हुई है तो उसके जो बच्चे हैं आगे बी की डेथ होने के बाद ए की भी डेथ अगर हो चुकी है तो उसके बच्चे जैसे ही बी की डेथ हुई तो वो रिवर्जनर इन पोजेशन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फॉर इंस्टेंस अगर बी ने कर लिया था अपनी लाइफ में, वो एग्जांपल लेके चलते हैं मेंटेनेंस वाली, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर बी की डेथ के बाद वॉयलेट कर रहा है, कौन कर रहा है? वो एफ बंदा जिसको फॉर मेंटेनेंस दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ये रिवर्जनर इन पोजेशन है ये भी सूट फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट टर्म इज़ अ रिवर्जनर इन रिमाइंडर। पहले हम पढ़ चुके हैं रिवर्जनर इन पोजेशन, दिस वन इज रिवर्जनर इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट एंड द रिवर्जनर इज entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reasons of its breach। अब यहाँ पे ये रिवर्जनर इन रिमाइंडर कौन होता है? अब ये देखें हमने वहाँ पे लास्ट एग्जांपल में कहा था कि एज सुन एज जो टेनेंट फॉर लाइफ है उसकी डेथ हुई तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी, तो वो रिवर्जनर इन पोजेशन होंगे। अब अगर ये सिचुएशन हो कि जब तक बी की डेथ नहीं होगी तो जिन में प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करनी है उनके पास अभी पोजेशन नहीं ट्रांसफ़र हो क्योंकि ऑब्वियसली बी अलाइव है, तो वो रिवर्जनर इन रिमाइंडर कहलाएंगे। एज सुन एज उनके पास ट्रांसफ़र होता है पोजेशन बी की डेथ के बाद, जिसको एज ए लाइफ टेनेंट रखा गया था, उसकी डेथ के बाद स्ट्रेट अवे वो रिवर्जनर इन पोजेशन होते हैं। बट जब तक उनके पास पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होता मींस वो टेनेंट फॉर लाइफ इज़ अलाइव एट टिल दैट टाइम, वो रिवर्जनर इन रिमाइंडर कहलाएंगे। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेके चलें कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है बी ने जो टेनेंट फॉर लाइफ था, अगर तो जिस बंदे के साथ एफ़, हम अपनी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, एफ़ के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द मेंटेनेंस और वो अगर उसकी कोई ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, सो ये जो रिवर्जनर इन रिमाइंडर हैं जिनके पास अभी तक पोजेशन नहीं आया, अगर उनको कोई मटेरियल इंजरी हो रही है उस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस एफ़ के जो उसने बी के साथ किया था, तो वो रिवर्जनर इन रिमाइंडर वो भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। सो 6 हो गए। नाउ द 7th वन जी, व्हेन अ पब्लिक कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट and subsequently becomes amalgamated with another public company, the new company which arises out of the amalgamation। अब ये यहाँ पे इसमें ये कहा गया कि अगर कोई एक पब्लिक कंपनी थी उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आफ्टर दैट उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कंपनी किसी और पब्लिक कंपनी में मर्ज होगी। हमारे मर्जर होता है ना, कंपनीज एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, मर्ज हो गई और उन दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बना ली। फॉर इंस्टेंस ए कंपनी ने बी में मर्ज हुई, फिर उन्होंने मिलके एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम उन्होंने ए एंड बी रख दिया। तो ये जो नई कंपनी बनाई गई है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है
ऑब्टेन कर सकती है, जो कि ए कंपनी ने किया था अपने मर्जर से पहले। And the last one, when the promoter of a public company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of incorporation the company। अब इसमें द लास्ट वन में ये कहा गया कि अगर कोई एक ऐसी एक कंपनी है जो कि अभी बनी नहीं है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, रजिस्टर नहीं हुई है, तो उसके रजिस्टर होने से पहले, उसके इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो उस कंपनी के प्रमोटर्स थे, अगर उन्होंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ही किया होगा, तो जो कंपनी है जब वो रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कि उसके प्रमोटर्स ने किए थे उनको परफॉर्म करवा सकती है, अगर उसने कंपनी ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ओन किया हो। सो कोई भी कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रमोटर्स की तरफ से किए गए कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले थे वो इनको इन्फोर्स करवा सकती है। तो ये था सेक्शन 23। इसमें 8 डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं। नंबर 1, पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दोज पार्टीज़, वो करवा सकते हैं, बट कंडीशंस हैं, अगर पर्सनल स्किल पे होगी तो नहीं करवा सकते। थर्ड वन, मैरिज एंड सेटलमेंट, और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान अगर कोई राइट डाउटफुल हो। फोर्थ वन वाज था कि अगर तो रिमाइंडर मैन करवा सकता है। सिक्स्थ वन, रिवर्जनर इन पोजेशन। सेवंथ, नेक्स्ट वन वाज रिवर्जनर इन रिमाइंडर। देन द पब्लिक कंपनी, उसने मर्जर से पहले अगर कोई किया हो कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट वन कि जो प्रमोटर्स ने किसी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हों तो वो उनकी परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस उन कॉन्ट्रैक्ट्स की करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 23 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।